तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि iPhone 13 Pro अब 2023 में कैसा चल रहा है। इसके अलावा मैं अभी iPhone 14 Pro भी यूज़ कर रहा हूँ। इस फ़ोन को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 1 साल हो चुका है और 14 Pro को मैं 3 से 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपको iPhone 13 और 14 सीरीज़ में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। iPhone 13 Pro की डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन दिखने में लगभग सेम अभी के लेटेस्ट iPhone 14 Pro के जैसा लगता है। राइट साइड मेरे पास iPhone 14 Pro है और लेफ्ट साइड मेरे पास iPhone 13 Pro है। आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन पीछे से देखने में बिल्कुल सेम है। दोनों फ़ोन्स के बीच में एप्पल लोगो दिया गया है। ऊपर की तरफ ट्रिपल कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है। बस iPhone 14 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल है वो iPhone 13 Pro से दिखने में थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 14 Pro के प्राइमरी कैमरा में बड़ा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा दोनों फोन्स के फ्रंट साइड में देखेंगे तो 14 Pro में ऊपर आपको पिल शेप नोच देखने को मिलती है, जबकि 13 Pro में आपको ऊपर एज पर नोच दी गई है जो थोड़ी साइज में बड़ी है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों फोन्स में। इसके अलावा डिजाइन में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फॉर्म फैक्टर भी इनका सेम है और 13 Pro की डिजाइन अभी भी लेटेस्ट लगती है। दोनों फोन्स में इंटरनली काफी चेंजेस है, जिनके बारे में हम कभी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस iPhone 13 Pro पर रहेगा। अभी हमने iPhone 13 Pro का डिजाइन कंपेरिजन इसके ऊपर वाली 14 सीरीज के iPhone 14 Pro से किया। चलिए अब हम iPhone 13 Pro की डिजाइन इससे पहले की 12 सीरीज के iPhone 12 Pro से करते हैं। राइट साइड में मेरे पास iPhone 12 Pro है और लेफ्ट साइड में मेरे पास iPhone 13 Pro है। आप देख सकते हैं जो iPhone 12 Pro का कैमरा मॉड्यूल है वो 13 Pro के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, क्योंकि 12 Pro से 13 Pro के कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। मैंने iPhone 13 Pro की फुल रिव्यू वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इसके कैमरा के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा iPhone 13 Pro का जो ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम है उसे पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया था। तो अगर आप iPhone 13 Pro में ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको इसकी नोच iPhone 12 Pro से 20% छोटी देखने को मिलेगी। साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं तो नोच का डिफरेंस कुछ इतना लगता है। इसके अलावा 13 Pro का ईयर पीस ऊपर बिल्कुल एज पर दिया गया है, जबकि 12 Pro में ईयर पीस नोच के बीच में दिया गया है। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि पूरी 12 सीरीज के सभी आईफोन्स में आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, पर 13 सीरीज के प्रो मॉडल्स में एप्पल ने पहली बार 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी थी। तो 13 Pro की जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज की है और ये एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कंटेंट के हिसाब से अपने आप 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पर स्विच करती है, जिसके कारण बैटरी बैकअप में थोड़ी इंप्रूवमेंट मिलती है और इसके साथ डिस्प्ले चलने में ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगती है। अगर आप 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले वाला आईफोन यूज कर रहे हैं और 2-3 दिन इस फोन की 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले चलाने के बाद फिर से 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले चलाएंगे तो आपको एक्चुअल डिफरेंस फील होगा और डिस्प्ले चलने में उतनी स्मूथ नहीं लगेगी। इसके अलावा 12 Pro और 13 Pro में वेट का डिफरेंस भी है। 12 Pro 189 ग्राम का है और 13 Pro 204 ग्राम का है। तो 13 Pro 12 Pro के मुकाबले में हाथ में लेके थोड़ा सा हैवी फील होता है। आईफोन के प्रो मॉडल्स में आपको कुछ मेन डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे 13 Pro एक प्रो मॉडल है तो इसमें आपको ऊपर ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिए गए हैं। नॉन प्रो सीरीज में डुअल कैमरा आते हैं। बैक साइड में ग्लास के ऊपर आपको मैट फिनिश टेक्सचर मिलता है और प्रो मॉडल की फ्रेम स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, जो नॉन प्रो सीरीज की एल्यूमिनियम फ्रेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे आईफोन 13 Pro की डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी लगती है और जब इस फोन को हाथ में लेते हैं तो एक प्रीमियम और हाई क्वालिटी फील आता है। कई बार क्या होता है जब हम सेकंड हैंड आईफोन लेते हैं तो उसमें प्रीवियस ओनर की एप्पल आईडी पहले से लॉगिन होती है और इस आईडी को फोन में से हटाए बिना ना तो आप फोन में कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही एप्पल की कोई सर्विस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाकर एप्पल आईडी को लॉग आउट करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको प्रीवियस ओनर की एप्पल आईडी का पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आप उसकी आईडी को लॉग आउट कर पाते हैं। पर अगर आप i2 लैब का अनलॉक गो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप इस एप्पल आईडी को बिना पासवर्ड के हटा सकते हैं और फिर अपनी एप्पल आईडी फोन में लॉग इन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ओनर की एप्पल आईडी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो और आपके फोन में पासकोड लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना है और इस अनलॉक एप्पल आईडी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर अनलॉक नाउ बटन पर क्लिक करते ही एप्पल आईडी रिमूव होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको फोन में सेटअप स्क्रीन शो हो जाएगी, जिसमें आपको सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसके बाद आईफोन लॉक टू ऑनर की स्क्रीन आएगी और यहाँ स्क्रीन में नीचे आपको अनलॉक विद पासकोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें डिवाइस का पासवर्ड डालते ही फोन अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। इसमें
जिसमें कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा और बाद में आप सेटअप प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। फोन सेटअप होने के बाद आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो प्रीवियस ओनर की एप्पल आईडी हट जाएगी। सॉफ्टवेयर की लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको नीड है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। फोन तो वैसे बिना कवर और टेम्पर्ड ग्लास के अच्छा लगता है और एप्पल के हिसाब से इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास भी है जो सिरेमिक शील्ड के साथ आता है, पर ग्लास होता है और गिरने पर टूट सकता है। मैं मोस्टली मेरे फोन्स पर स्किन या फिर कवर्स का यूज करता हूँ। फिलहाल मैं मेरे आईफोन 13 पर मूजो के लेदर केस का यूज कर रहा हूँ जो काफी हाई क्वालिटी का है और ये एक्चुअल लेदर से बना है जो वेजिटेबल टैन लेदर के इको फ्रेंडली प्रोसेस से बनता है। इस कवर के अंदर हाई क्वालिटी जापानीज माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया गया है जिसके कारण फोन की बैक साइड और इसके फ्रेम पर स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक के कवर से क्या होता है, फोन की फ्रेम और ग्लास पर परमानेंट निशान आ जाते हैं, पर इस कवर में माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है तो उससे ऐसा नहीं होता है। और इस कवर के साथ मेरा फोन एक बार गिर भी गया था और अगर आप इसकी फ्रेम देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई स्क्रैच या डेंट नहीं देखने को मिलेगा। बैक पैनल तो फिर भी इतना ज्यादा महंगा नहीं होता है, पर जो फोन का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है वो होती है इसकी डिस्प्ले। और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए हम नॉर्मली वो 100-200 रुपए वाले टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं और हैवी ड्रॉप में वो कोई ज्यादा काम के नहीं होते हैं और आपके डिस्प्ले के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मैं मेरे फोन पर अभी गैजेट शील्ड्स का एक्स क्लास अल्ट्रा टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहा हूँ जो एक्चुअल गोरिल्ला ग्लास से बना है जिससे आपकी फोन की डिस्प्ले बनी होती है। तो एक तरह से आपको फोन की डिस्प्ले पर डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है और ये नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस टेम्पर्ड ग्लास की मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि इस टेम्पर्ड ग्लास को कोई भी लगा सकता है, आपको किसी भी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से इस टेम्पर्ड ग्लास को लगा सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास लगने के बाद आप देख सकते हैं इसने जो फोन की डिस्प्ले है उसके सभी एजेस को पूरी तरह से कवर किया है। इसके अलावा जो फोन का ईयर पीस होता है वो भी ये टेम्पर्ड ग्लास पूरी तरह से कवर करता है, तो ईयर पीस में भी जो है डस्ट नहीं जाता है। ये टेम्पर्ड ग्लास सिरेमिक कोटिंग के साथ आता है तो इसके साथ जब आप फोन चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बिना टेम्पर्ड ग्लास के फोन चला रहे हैं। मुझे पर्सनली कॉम्पैक्ट फोन्स अच्छे लगते हैं और इस फोन की साइज मुझे बिल्कुल बेस्ट लगती है। फोन कॉम्पैक्ट है तो हाथ में भी आराम से आ जाता है, पैंट की पॉकेट में भी फील नहीं होता है और गेम्स खेलनी हो या फिर मूवीज देखनी हो तो आराम से हाथ में आ जाता है। फर्स्ट टाइम आप आईफोन लेने की सोच रहे होंगे तो आप सोचेंगे ये ऊपर जो नोच है काफी अजीब सी लगेगी और बीच में आएगी, बट एक्चुअल में बिल्कुल इसका उल्टा है। जब आप फोन को यूज करेंगे तो ये नोच आपको नोटिस भी नहीं होगी। बाकी फोन में बेस्ट डिस्प्ले दी गई है जो कि 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले है जिसका 1170 बाई 2532 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है 460 पिक्सल पर इंच डेंसिटी के साथ, जो कि डिस्प्ले के साइज और इसके रेजोल्यूशन के हिसाब से काफी अच्छी पिक्सल डेंसिटी है जिसके कारण बिल्कुल पास से भी इस डिस्प्ले में आपको शार्प और क्रिस्पी कंटेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पूरी डिस्प्ले के चारों तरफ आपको बिल्कुल सेम साइज की स्लिम बेजल्स देखने को मिलती है, किसी भी साइड से बेजल ज्यादा बड़ी नहीं है जो कि एक महंगी डिस्प्ले की पहचान होती है। बाकी फोन में OLED डिस्प्ले है और इन डिस्प्ले में हर एक पिक्सल की अपनी लाइट होती है, तो जहां आपको डिस्प्ले में ब्लैक कलर शो होते हैं वहां के सभी पिक्सल्स पूरी तरह से बंद होते हैं और आपको इन डिस्प्ले में ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा HDR कंटेंट और ब्राइट लाइट में आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जिसके कारण इस फोन की डिस्प्ले आउटडोर में भी काफी ज्यादा क्लियर दिखती है। इस डिस्प्ले में आपको HDR10 और डोल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है जिसके कारण इस फोन की डिस्प्ले में जब आप HDR कंटेंट देखते हैं तो डिस्प्ले में आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है और जो कलर होते हैं वो काफी ब्राइट लगते हैं और पॉप करते हैं। फोन में बेस्ट स्पीकर क्वालिटी दी गई है और ये स्पीकर स्टीरियो पेयर के साथ आते हैं जिसमें से एक ऊपर ईयर पीस में है और दूसरा नीचे लाइटनिंग पोर्ट के साइड में दिया गया है। फोन स्पेशल ऑडियो के सपोर्ट के साथ आता है जिसके कारण जब आप इसमें मूवीज देखते हैं या फिर सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा लगता है आवाज आपकी चारों तरफ से आ रही है। 13 प्रो में तीनों 12 मेगापिक्सल की कैमरा है जिसमें सबसे ऊपर f2.8 अपर्चर का टेलीफोटो कैमरा है जो 77 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है जिसके कारण आपको 13 प्रो में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। इससे पहले के आईफोन में 2x ऑप्टिकल जूम ही आता था। 3x ऑप्टिकल जूम से जब आप फोटोज लेते हैं तो बिल्कुल एक बड़े कैमरा की जूम के जैसी फोटोज आती है और ये फोटोज दिखने में नॉर्मल फोटोज से काफी ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरा f1.5 अपर्चर का वाइड कैमरा है जो 26 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। तीसरा कैमरा f1.8 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो 13 प्रो में पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया था जो न्यू ऑटो फोकस सिस्टम के साथ आता है जिसके कारण आईफोन 13 प्रो में पहली बार मैक्रो फोटोग्राफी आई थी। 13 प्रो को आप ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास ले जाकर मैक्रो फोटोज ले सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, अब अगर मैं इसके पास कैमरा लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं इस फैब्रिक की एक एक डिटेल दिख रही है। ये मैंने इस फोन से कुछ अमेजिंग मैक्रो फोटोज ली है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा डिटेल इन फोटोज में देखने को मिल रही है जो नॉर्मली हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इस फोन की कैमरा ऐप में आपको सिनेमैटिक मोड भी मिलता है जो सबसे पहले आईफोन 13 प्रो में आया था, जिसमें आप कुछ इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो फोकस है मेरे फेस पर है और जो बैकग्राउंड और ब्लर है, इस फोन में आप सिनेमैटिक वीडियो 1080p 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।
सिनेमैटिक वीडियो के बारे में मैंने फुल डिटेल में बता रखा है iPhone 13 Pro Max वाली वीडियो में, इससे आप ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप सिनेमैटिक वीडियो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से बना सकते हैं और आप देख सकते हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ और जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आ रही है और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। इसके फोटो मोड में जब आप स्वाइप अप करते हैं तो आपको न्यू फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलती है जो नॉर्मल फोटो फिल्टर से अलग है, क्योंकि जो सब्जेक्ट की स्किन टोन होती है वो इसमें प्रिजर्व रहती है। इसके अलावा 13 Pro में आपको काफ़ी अच्छा 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। ये इस फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड 4K वीडियो है और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी आ रही है और जो मेरे फेस पर फोकस है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रखा है। 13 Pro में आप 720p HD वीडियो से 4K 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन में आपको HDR वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन तो मिलता ही है। कैमरा सेटिंग्स में या फॉर्मेट्स में जाएंगे तो आपको Apple ProRes वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है जो सबसे पहले iPhone 13 Pro में आया था। Apple ProRes ऑन करने के बाद जब आप वीडियो बनाते हैं तो वो रो फॉर्मेट में बनती है जो कि अनकम्प्रेस्ड होती है और एक एक डिटेल वीडियो में प्रिजर्व रहती है। ये वीडियो फाइल काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेती है। अगर आप 1 मिनट की फुल HD ProRes वीडियो बनाते हैं तो वो 1.7 GB के आसपास बनती है। ये इस फोन से रिकॉर्डेड 4K वीडियो है जो मैंने 30 fps पर रिकॉर्ड की है और जो आईफोन की वीडियो क्वालिटी रही है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी रही है और इस फोन की जो वीडियो क्वालिटी है अभी भी काफ़ी अच्छी है। मैं मेरी मोस्टली वीडियोस इसी फोन से रिकॉर्ड करता हूँ। ये इस फोन के कुछ फोटो सैंपल्स है और हर एक फोटो के साइड में मैंने डिटेल दे रखी है जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सी फोटो किस कैमरा से ली गई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कैमरा आपको 13 Pro में देखने को मिलते हैं। iPhone 13 Pro में एप्पल की A15 Bionic चिप है जो 5 कोर GPU के साथ आती है। ये सेम चिप iPhone 14 और 14 Plus में दी गई है, तो बेस्ट चिप आपको इस फोन में देखने को मिलती है और इस चिप के साथ हाई ग्राफिक वाली गेम्स भी बहुत स्मूथली चलती है और बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन से मिलता है। अभी अगर मैं आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अभी मैं iOS 16.4.1 यूज़ कर रहा हूं जो अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और इसके साथ अगर मैं आपको इस फ़ोन के Geekbench 6 ऐप में बेंचमार्क स्कोर्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सिंगल कोर में 2178 और मल्टी कोर में 4691 स्कोर्स आए हैं जो कि बहुत ही अच्छे स्कोर्स है और बड़े बड़े एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स को पीछे छोड़ते हैं और जो फ़ोन है वो बिल्कुल बटर की तरह स्मूथ चलता है और कहीं भी लैग फील नहीं होता है। सब कुछ बहुत ही इंस्टेंटली और स्मूथली हो जाता है। 13 Pro का ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम फिर से रिडिजाइन किया गया था, तो जो इसका फेस अनलॉक है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट लगता है। अभी मैं फोन से काफी साइड में हूँ पर फिर भी आप देख सकते हैं फोन का लॉक आराम से खुल रहा है। तो अगर आपको फोन टेबल पर बिल्कुल सीधा पड़ा होगा तो भी आप फोन को अनलॉक कर सकते हैं। iPhone 12 सीरीज से ही iPhone में 5G सपोर्ट आ गया था और 13 Pro में भी 5G सपोर्ट है। मैं फिलहाल iPhone में ड्यूल सिम यूज कर रहा हूँ जिसमें से Jio eSIM है और VI वाली मैंने सिम स्लॉट में डाल रखी है। Jio अभी 5G के फ्री ट्रायल दे रहा है और आप देख सकते हैं 5G के साथ कितनी मस्त डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड आ रही है। फ़ोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो सेटिंग्स में जाकर सबसे पहले मैं आपको इसकी बैटरी हेल्थ दिखा देता हूं जो कि अभी 92% है और 92% बैटरी हेल्थ के साथ जब मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूं तो फ़ोन एक बार चार्ज करने के बाद नॉर्मल यूजेस में पूरा दिन आराम से निकाल देता है। जिससे अगर आप 20 वोल्ट के अडेप्टर से चार्ज करते हैं तो 30 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाता है। 30% बैटरी होगी और आप आधे घंटे के लिए इसे चार्ज लगा देंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा 80% बैटरी कब चार्ज हो जाएगी। बाकी हैवी गेमिंग वगैरह करेंगे तो दिन में आपको 2 बार भी चार्ज करना पड़ जाएगा। और यहाँ पर आप स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हैं जो कि 5 घंटे 40 मिनट का आया हुआ है। बैटरी बैकअप ऐसी चीज़ होती है जो आपके यूज़ करने के तरीके पर डिपेंड करती है। मुझे ओवरऑल फ़ोन का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा लगता है। iPhone 12 सीरीज से एप्पल के आईफोन्स में आपको मैगसेफ सपोर्ट मिलता है, मतलब जो फ़ोन की बैक साइड होती है यहाँ पर आपको मैग्नेट की रिंग मिलती है जिसके कारण आप इस फ़ोन पर अलग अलग तरह की मैगसेफ एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं और उन्हें मैग्नेटिकली इस फ़ोन पर अटैच कर सकते हैं। मुझे मैगसेफ पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे पास कई तरह की मैगसेफ एक्सेसरीज भी है, जैसे कि ये मूजो का मैगसेफ वॉलेट है जो फ़ोन के पीछे कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है जिसमें आप कार्ड या फिर कैश रख सकते हैं, या फिर ये यूनिजेन का मैगसेफ वायरलेस चार्जर है जो फोन के पीछे चिपक जाता है और फोन वायरलेसली चार्ज होने लग जाता है। इसके अलावा मेरे पास ये क्यूबो का 3-in-1 वायरलेस चार्जर भी है जिसमें आप यहाँ पर नॉर्मली फ़ोन को वायरलेस चार्ज कर सकते हैं, बीच में आप एप्पल वॉच चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने फ़ोन को मैगसेफ के थ्रू अटैच करके वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। मैं मोस्टली इसे मेरे साथ कैरी करता हूँ क्योंकि ये फोल्ड हो जाता है और इसके साथ मैं 3 डिवाइस को एक साथ वायरलेसली चार्ज कर सकता हूँ। मैंने जो भी एक्सेसरीज वीडियो में दिखाई है उन सब की लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप iPhone 12 या उससे पहले का iPhone यूज़ कर रहे हैं और अगर आप iPhone 13 या 14 लेने की सोच रहे हैं तो आपको iPhone 13 और 14 दोनों ही अवॉइड करने चाहिए क्योंकि iPhone 13 और 14 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है
और दोनों ही फोन्स में जो है एल्यूमिनियम की फ्रेम दी गई है। इसके अलावा दोनों 13 और 14 में ड्यूल कैमरा सिस्टम मिलते हैं, जबकि 13 प्रो में ट्रिपल कैमरा सिस्टम दिया गया है और जो इसकी फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील की है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा इसमें आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दी गई है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो आईफोन 13 में सेम A15 बायोनिक चिप है, पर वो 4 कोर ग्राफिक्स के साथ आती है, जबकि आईफोन 13 प्रो में A15 चिप 5 कोर ग्राफिक्स के साथ आती है। 13 प्रो वाली सेम A15 बायोनिक चिप आपको आईफोन 14 में देखने को मिलती है। तो आईफोन 13 और 14 लेने से अच्छा अगर आप इस फोन को लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आईफोन 13 प्रो की जो डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है और जो इसकी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आप इस फोन को 5 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं और आपको इस फोन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूं, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।